नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और देश धीरे धीरे खुल रहा है। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में जो समस्याएं आई हैं वो हमारे सामने हैं। समस्या बेरोजगारी की है, समस्या अस्पतालों की है, समस्या मरीजों की है, समस्या उनके इलाज की है, समस्या रेल और हवाई यात्रा की है, उनके यात्रियों की है, उनके टिकटों के रिफंड की है, समस्या मरीजों और लाशों की बेकदरी की है, समस्या यूपी दिल्ली सीमा की है और समस्या लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की भी है। और इनमें से ज्यादातर समस्याओं से सरकारों को डील करना था, उनके लिए पॉलिसी बनानी थी, लेकिन अफसोसनाक तरीके से वो सब कुछ नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि उन समस्याओं पर कोर्ट को सवाल पूछने पड़े और फैसले लेने पड़े। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन बातों पर आदेश दिए जिनमें कायदन उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ? सरकार की लाचारगी की वजह क्या है? आज बहस इसी पर। लेकिन कोर्ट ने जो कुछ कहा है अलग अलग मामलों पर, पहले आपको वो दिखा दें। कोर्ट ने क्या कहा? मरीज मर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक मामले में मरीज की बॉडी कूड़े में मिली, अस्पतालों में लाशें लॉबी और वेटिंग एरिया में दिखाई दी, वार्ड में ऑक्सीजन तक नहीं है और अस्पताल में बेड खाली लेकिन इलाज नहीं है। यह ज्यादातर दिल्ली के संदर्भ में कहा गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकये यूपी और उत्तराखंड में भी। हालात कई जगहों पर बहुत दुखद हैं, ये कोर्ट ने बताया। आइए अब वेतन की बात कर लेते हैं। 54 दिनों में वेतन का जो मामला, उस पर कहा केंद्र को कि 4 हफ्ते में विस्तृत एफिडेविट दाखिल करें, किसी उद्योग पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए दोनों समाधान की कोशिश करें। कर्मचारी संगठन और नियोक्ता आपस में बात करें, हल निकालें। ये कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसा होने दिया जाए। अब देखिए, दिल्ली यूपी बॉर्डर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने पूछा राज्यों की सीमाओं के लिए केंद्र के निर्देशों का पालन हुआ कि नहीं हुआ। सोलिसिटर जनरल ने कहा तीनों राज्यों के बीच बैठक हुई, दिल्ली और हरियाणा के बीच की सीमाएं खुल चुकी हैं। दिल्ली यूपी की सीमा खोलने में यूपी सरकार को कठिनाई है। दिल्ली यूपी के बीच जरूरी सेवाओं को छूट और पास की व्यवस्था की गई है। यह बात एसजी ने कही कोर्ट से। कोर्ट ने पूछा फिर कैसा क्यों है। क्वारंटीन के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में जो गाइडलाइंस हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकती। नोएडा में बिना लक्षण वाले मरीजों को कैसे क्वारंटीन किया जा रहा है? तो यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। इस बहुत बड़े मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रमाकांत गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा के फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा हमारे साथ हैं और आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सैयद जरीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत राजनीति में एबीपी गंगा पर। मैं सबसे पहले गौड़ साहब के पास जाऊंगा। आप बड़े वरिष्ठ वकील हैं, हमने आपको इससे पहले भी बहुत सारे मामलों में बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करते देखा है लोगों के सामने। गौड़ साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके बड़े मायने क्या हैं और कोर्ट को क्यों यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये सबसे पहले बताइए सर आप। दिन एक ऐतिहासिक दिन है जहां कई मुद्दों पर, जैसे आपने सारे मुद्दे गिनाए, कि कोविड से संबंधित लगभग सारे प्रशासनिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को या तो आदेश देने पड़े या टिप्पणी करनी पड़ी या नोटिस जारी करना पड़ा कि भाई इस देश में हो क्या रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजेंद्र जी कि इतनी सारी समस्याएं जिन कामों के लिए प्रशासन को नेतृत्व को पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, आज वो अक्षम रहा है जी। हम 20 मार्च से लगातार देखते चले आ रहे हैं। लॉकडाउन को देखा, नेशनल पॉलिसीज को देखा, पीएम ने घोषणा की, फिर सीएम ने घोषणा की, अब डीएम घोषणा करता है। पर वास्तविकता यह है कि सतह पर आज वही दुखद दृश्य परिलक्षित होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर 7 ऑफ 2020 में ऑब्जर्व किया। और वो भी वही बात कही, उन्होंने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए कही और उस मीडिया को कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने जिसे सॉलिसिटर जनरल ने कहा ये गिद्ध हैं,
ये भाषा जहां उपयोग की जाती रही इस देश में सॉलिसिटर जनरल के द्वारा या नेतृत्व के द्वारा, विभिन्न प्रदेश और देश के नेतृत्व के द्वारा जी, वहां आज कितनी भयावह स्थिति है, एक बार आकलन करते हैं। आपने कहा, जहां आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाशों को आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, आज कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनको ताली थाली और दीपक नहीं चाहिए, उनको वेतन चाहिए, आप उनको वेतन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये बात आज कोर्ट को देखनी पड़ेगी। आप देखें, आपने ठीक बताया कि एनसीआर का जब बात आती है कि एनसीआर का डेवलपमेंट होगा, इतने 1000 करोड़ रुपए चले जाएंगे और ये योजनाएं बनेंगी, तब बात कुछ और होती है। आज एनसीआर में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में और दिल्ली से एनसीआर में घुसने के लिए बिल्कुल सीमाओं पर खड़ा है। ये किसकी वजह से है? ये प्रशासन की अक्षमताओं की वजह से। ठीक बात है। आज कुछ मामले और बड़े मजेदार देखने को मिले और बहुत दुखद है, भयावह है। हॉस्पिटल्स के नाम पे बंदर बांट हो रही है कि दिल्ली वाला कहता है कि नहीं साहब, गाजियाबाद नोएडा के सोनीपत के मरीजों को नहीं लेंगे। अरे देश का संविधान जब किसी में बंटवारा नहीं करता है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो तुम देश के प्रदेश के एक मुख्यमंत्री होकर या तुम एक दूसरे प्रदेश में मंत्री होकर ये बात कैसे कह सकते हो? गाजियाबाद का डीएम ये कहता है कि साहब, दिल्ली वाले ने तो कहा है कि होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी हो सकती है, नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा, हमारे यहाँ कानून दूसरा है। हाँ। मतलब देश में कानून भी विभिन्न बहुत सारे हो गए। बिल्कुल। डीएम नोएडा कहता है कि सही, मैं आज नेशनल लॉकडाउन पॉलिसी तो में अनलॉकडाउन का ये जो प्रोविजन किया गया है, प्रदेश सरकार ने एक नई नीति दी है, डीएम नोएडा और डीएम गाजियाबाद की नीतियां अलग हो जाएंगी। सोनीपत का डिप्टी कलेक्टर कुछ और नीति बताएगा, पानीपत का कुछ और बताएगा। इस देश में कानून कहां है, व्यवस्था कहां है, नीति इसी बात पर, इसी बात पे गौर साहब, इसी बात पर सवाल जो है लेके चलते हैं बघेल साहब के पास। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई बार इस कार्यक्रम में उन्होंने रूलिंग पार्टी की ओर से विचार रखे हैं। सांसद महोदय, ये जो बहुत सारी टिप्पणियां कोर्ट को करनी पड़ी हैं, आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट्स का एब्जेक्ट फेलियर है, यह असफलता है, यह नाकामयाबी है कि कोर्ट को वो सब करना पड़ रहा है जो कि एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए था? भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज पर टिका हुआ है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया है। एक टेलीविज़न में दिखाए गए कुछ दृश्य जो सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, आपत्तिजनक हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, निंदनीय हैं, उनको देख करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है, कुछ नोटिस भी जारी किए हैं और कुछ आदेश भी दिए हैं। तो ये है तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन के लिए, लेकिन यही हमारी खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। कहीं भी कोई कमी देखते हैं, देखिए मीडिया का रोल बढ़ के आया ना, डेमोक्रेसी का एक पिलर है मीडिया, बिल्कुल ठीक उनके द्वारा दिखाया गया। डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर है न्यायपालिका ने उसको संज्ञान में, अभी देखिए वकील साहब ने कहा उसको संज्ञान में लिया कहा गया और उसका लाभ जी, और एसडी साहब के द्वारा कहा गया। इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि जी, एक दूरदृष्टि तो होती है, गिद्ध की बहुत दूरदृष्टि होती है, हमारी मीडिया की बहुत दूरदृष्टि होती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है अपमानजनक पहुँचते हैं। और मेरी अपनी निजी मान्यता है, मेरी अपनी निजी मान्यता है, हाँ वो गलत है, मेरी अपने निजी विचार हैं कि बहुत से मामलों में जब हम लोग एज ए MP मामले को उठाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। आपके द्वारा उठाए जाने पर अथवा वीडियो वायरल होने पर या सोशल जो हमारी मीडिया है उसके द्वारा पीड़ित को कई बार न्याय मिलता है जी। मैं देख रहा था इंडिया टीवी के वो तमाम फुटेज देख रहे थे जो किसी ने उनको उपलब्ध कराए हैं, वो कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो जी। अब कहने को तो मेरे पास भी बहुत से बहाने हैं कि पंजाब में सरकार है तो वहाँ के वीडियो भी दिखाई पड़ रहे हैं, राजस्थान के भी दिखाई पड़ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं तो सर पॉलिटिकल डिवाइड से ऊपर उठ के सवाल पूछ रहा हूँ। इसकी खूब यस, मैं भी ऊपर संघी ढांचे की खूबसूरती भी है और उसमें कई कमियां भी हैं। जैसे केंद्र कुछ राज्य के विषय हैं, कुछ संबोधती विषय हैं, कुछ केंद्र सरकार के विषय हैं, लेकिन ऐसे वैश्विक महामारी के समय नियमों में शिथिलता बरतते हुए हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य होना चाहिए
कि संक्रमण ना फैले और जो संक्रमित लोग हैं उनको बहुत अच्छे स्तर की उनको सुविधा मिले, उनको ट्रीटमेंट भी मिले और उनको मनोवैज्ञानिक भी उनका मनोबल बढ़ाना है। साथ में प्यार और दुलार के भी वो बहुत ज़्यादा इस समय अपेक्षित अरे ये तो हैं। बहुत दूर की कौड़ी है बघेल साहब, ये तो बहुत आदर्श स्थिति है। काश इसके आसपास ऐसा कुछ हो पाता, काश इसके आसपास ऐसा कुछ हो पाता बघेल साहब। आपने जो अपने शब्दों से तस्वीर खींची, एक तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर आपने खींची है रियलिटी से बहुत दूर खड़ी है, बहुत दूर। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक बताता हूँ कि आगरा में भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे हैं। 1000 हम लोग क्रॉस हो चुके हैं। एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था, खाने को बिस्किट को जल्दी जल्दी रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था फेंक रहा था, लेकिन हम लोगों की निजी मॉनिटरिंग की वजह से आज आगरा में आप ये देख रहे होंगे कि फैसिलिटीज़ है। हाँ निश्चित रूप से आगरा में चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं, पानी की उचित लेकिन हाँ ठीक बात, लेकिन बलरामपुर में देखिए अभी मैं बता रहा था, मैं भी राजन जी मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं वीडियो देख रहा था। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण वाले एक 23 साल का बच्चा मरा है, उसके भाई ने कहा कि खाने की शिकायत होती थी। मैं ये कहता हूँ कि आम दाल रोटी सब्जी चावल तो मिलनी ही चाहिए। ऐसे समय कोई पैसे की भी कमी नहीं है, बहुत बड़ा पैकेज दिल्ली की सरकार को भी मिला है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन अलग से मिलना चाहिए, विटामिन सी अलग से मिलना चाहिए और पौष्टिक मिलना चाहिए, जिससे इसकी दवाई है नहीं है, वैक्सीन है नहीं है, रोग से लड़ने की क्षमता संक्रमित व्यक्ति ज़्यादा पैदा कर सके। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाने की शिकायत तो बहुत ही आपत्तिजनक है। खाना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। जी 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 और ये भी होना चाहिए। और भी बहुत कुछ कोर्ट ने कहा है, वेतन पे कहा है कि भाई आप लोग दंडित ना करें, ये भी सरकार को खुद करना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और मैं इसके लिए विपक्ष के जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं, मिश्रा जी, मैं उनके पास जाऊँगा। मिश्रा जी, ये आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई इस लॉकडाउन में, उसके बाद भी चरमराई हुई दिख रही है? ये निर्णय नहीं ले पा रहा है प्रशासन की क्या करना है क्या नहीं करना है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हवा है। यही नोएडा में एक गर्भवती महिला की मौत हुई, उसको कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला। बलरामपुर में एक लाश को कूड़ेदान की जो गाड़ी होती है उसमें लेकर जाया गया, उस पर एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है। बहुत सारे मामले मेरे पास गिनाने के लिए। उत्तराखंड में मामला है, वहां पर डीएम ने अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। किसी एक राज्य की बात नहीं है। मिश्रा जी, किसको जिम्मेदार माने हम लोग, एक आम आदमी किसको दोषी माने इसके लिए? राजन भाई अभी मैं सुन रहा था गौर साहब को भी और बघेल जी को भी। हकीकत यह है कि आज बघेल जी की पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, हिंदुस्तान के नागरिक कोरोना से लड़ रहे हैं और बघेल जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब समस्या यह है कि यदि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पे है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भीषण महामारी के समय में फिर जनता की क्या स्थिति होगी। और मजबूरन न्यायपालिका को और जो हमारी जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जिसका बघेल साहब चर्चा कर रहे थे, उसको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अभी बघेल जी विटामिन बी की बात कर रहे थे कि जो भोजन हो वो विटामिन बी वाला मिलना चाहिए अस्पतालों में और जगहों पे। अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों ने दिखाया कि हर जगह मंदी का दौर है और पार्ले जी बिस्कुट की आमदनी इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हुई है। वो क्यों हुई है? वो इसलिए हो गई कि जब श्रमिक चला है, न उसे खाना मिल रहा था, न भोजन मिल रहा था, न पानी मिल रहा था। वो बेचारा बिस्कुट का पैकेट खरीद के और उसी से पानी पी के उसने 1000 और 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। तो इस दौर में जब लॉकडाउन है और महामारी का दौर है तो उसमें भी पार्ले जी बिस्कुट को इनकम हुआ है और बाकी तमाम सारी जो दूसरे सामान है खाने पीने के सबका नुकसान हुआ क्योंकि सब बंद थे। गौर साहब अभी चर्चा कर रहे थे जब मैं सुन रहा था। देखिए, दो चीज़ें न्यायपालिका की होती हैं। एक तो न्यायपालिका में एक पक्ष होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था कोर्ट जाती है, एप्लीकेशन देती है, कोर्ट उस पर सुनवाई करती है। आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा 100 मोटो सुनवाई की है और सबसे ज़्यादा 100 मोटो डिसीजन भी दिए हैं। उनको ये मालूम हुआ है कि डॉक्टरों का वेतन नहीं मिल रहा है। वो देख रहे हैं आप लोगों के चैनलों पे
कि किस तरह लाशें पड़ी हुई हैं अस्पतालों में। हाँ। वो देख रहे हैं कि मजदूर किस तरह आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है बंबई से जाने के लिए गोरखपुर पहुंच जा रही है भागलपुर, वो ये भी देख रहे हैं टेलीविजनों पे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के 100 मोटो फैसले दिए हैं और ये स्पष्ट करता है कि सरकार का जो बेसिक काम है कि हमें जनता के हित में पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बना के उस पर कार्रवाई करना। अब आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार टेलीविजन पर आए लॉकडाउन की, उन्होंने 8 बजे आए और रात को 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जी जी। तो उन्होंने सेकंड लॉकडाउन में ये कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीते थे और 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। तीसरे और चौथे लॉकडाउन में वो नहीं आए और होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से लॉकडाउन जारी हुआ। जी जी। और उसके बाद की जो स्थिति हुई कि जब लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1-2 शुरू हुआ है, तो अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय ले रहे थे। अब उन्होंने प्रदेश की सरकारों से कहा कि मुख्यमंत्री तय करे कि उनके यहाँ क्या खुलना है क्या नहीं खुलना है। मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हर जिले के जिलाधिकारी से कि आप तय करिए कौन सा मार्केट खुलना है कौन सा नहीं खुलना है। अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये आपने बड़ी अपनी ये जिम्मेदारी ठीक से बात भागना जब तक आपको लगता था कि हम कंट्रोल कर लेंगे। मिश्रा जी, ये आपने अंडरलाइन करने वाली बात कही है। जब तक आपने जब तक ये अंडरलाइन लगता करने था वाली कि बात हम कही है। आपने अंडरलाइन करने वाली बात कही है। सब आपने आप- अंडरलाइन आप- करने वाली बात कही है मिश्रा जी। आपकी कृपा है। मतलब आप ये क्या जिम्मेदारियों का ट्रांसफर हो रहा है जरीन, ये क्या जिम्मेदारियों का ट्रांसफर हो रहा है, और इसी ट्रांसफर की वजह से, पॉलिसी के फेलियर की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा खड़ा हो गया है पूरे भारतवर्ष में। जरीन जी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप, राजेंद्र जी, देख देखिए खुद मैं आप देखें आपको एक कि चीज बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन आज की घोषणा- सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में की घोषणा- जी। जो हमारे देश में जो महामारी के दौरान मैं बोल लूं, जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। महामारी के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई, आम नागरिकों के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हुई, तो उसमें उनके अधिकार, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन ना होने पाए, इस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो हैं कुछ ऐसे फैसले जो हैं वो सामने आए, जो सच में आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। मैं 3 जो अहम फैसले उस पर बात करना चाहूँगी। एक कहा गया जो EMI है, तो जो लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो EMI थी, तो उस पर ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है, तो ये देखिए, ये जो वित्त मंत्रालय है और जो RBI है, तो मैं मानती हूँ कि ब्याज पे ब्याज जो होता है वो कहीं ना कहीं इसकी जो एक तरीके से लाभ पहुंचाता है, ये RBI को भी और वित्त मंत्रालय को भी। लेकिन जब 3 महीने तक लोगों के कामकाज ठप रहे, जब लोगों के 3 महीने तक कामकाज ठप रहे, तो कहां से वो EMI देने पाएंगे, कहां से वो ब्याज पे ब्याज देने पाएंगे। ठीक बात। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैसला आज आया है कि उन्होंने जो है केंद्र सरकार से ये सवाल करा है कि ब्याज पे ब्याज अगर लगाया जा रहा है तो एक आम नागरिक कैसे देने पाएगा। दूसरी चीज कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जिन लोगों ने जो एयरलाइंस में टिकट बुक कराए थे, तो उनका या तो कैशबैक करा जाए या तो क्रेडिट सेल का जो पीरियड है वो बढ़ाया जाए कि वो जब भी चाहें तो वो अपनी लॉकडाउन के बाद वो जब भी चाहें तो वो अपनी जो है वो फ्लाइट को बुक करा सकें, और इस जो क्रेडिट सेल है, इसका जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं तीसरे मैं मुद्दे पर आऊँगी। जो वेतन की बात आई है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया है कि 50% मेरे ख्याल से कहा गया है कि जो है आप इसमें वेतन दीजिए। लेकिन मैं एक बात मुझे बहुत अचंभे में डाल गई कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दिखा दी कि ये आपस में तय कर लिया जाए। जो सरकारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं, ये आपस में बैठ करके, और ये वित्त और ये केंद्र सरकार है, ये आपस में जो है 50 दिन के अंदर ये तय करके दें। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक सोचने वाली राजेंद्र जी बात है कि जो मजदूर जो तमिलनाडु का था बिहार वापस चला गया है, वो कैसे आकर के अपने इस वेतन की बात करेगा। सरकार को तय करना है ना, एम्प्लॉयर को और सरकार को तय करना है कि भाई आप आपस में एक पैनलिस्ट हमारे साथ और है, तय कर लेना चाहिए कि सरकार को मजदूर कहां से वापस आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। चेयरमैन है हमारे साथ फिलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आज हॉस्पिटल्स की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए हैं, और उसमें हॉस्पिटल्स की स्थिति जो है, जो पूरे देश के सामने है, उसमें बड़े सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, और मैं तो नोएडा का उदाहरण दूंगा, आप यहाँ से हैं। यहाँ पे जिस तरीके से उस प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लिया गया और उसकी मौत हुई, वो बात अभी सब लोगों के जहन में जिंदा है।
जो लोग कोरोना वॉरियर बताए जा रहे थे, धरती पर भगवान एक बार फिर से स्टैब्लिश हुए थे, उन लोगों की क्या राय है इस स्थिति पर? डॉक्टर गुप्ता जी, तो मैं बताऊंगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी और अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब पेशेंट ज्यादा है, लोड ज्यादा है, हॉस्पिटल्स में लोड ज्यादा है, सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो रही है, और प्लस कुछ पॉलिसीज जो है वो क्लियर नहीं है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज नहीं है, आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और काफी हद तक चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। और आप नोएडा में भी आज एक नया प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया जिसको फुल कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। तो 1-2 दिन में चीजें और नहीं आ जाएंगी, नई पॉलिसी रिफॉर्म्स आ जाएंगे, तो उसके बाद आने के बाद शायद चीजें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सच में कुछ देख के कहा है, बिकॉज दिल्ली में ऐसी चीजें हो रही हैं, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, फिर भी चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही। बिकॉज अब आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब की स्थितियां अब पॉलिसी क्लियर हो गई है और अब आगे हम लोग को बेहतर दिखाई देगा, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। चलिए इस पॉइंट से भी कुछ बेहतर हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू जेंटलमैन। ये सुप्रीम कोर्ट के कमेंट साधारण नहीं है, यह अभूतपूर्व घटना है। क्या इसके बाद वास्तव में कुछ बदल जाएगा जमीन पर, इस पर हमारी निगाह रहेगी। आप सभी का राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला अध्यापिका है। अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को